नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार धीमान एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा कंपटीशन हब में। साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीखने के लिए तैयार होंगे। साथियों, लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस की 11th टाइप को डिस्कस किया था। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ टाइप 12th लेकर, जो कि आधारित है मिश्रण पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिगेशन मेथड। साथियों, यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम मिश्रण से बहुत ही ईजिली सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो टाइप है मैंने इसको बेस्ड कर दिया है मिश्रण पर, क्योंकि हम इनको करने ही वाले मिश्रण के तरीके से हैं। तो समझते हैं सबसे पहले मिश्रण क्या होता है। आइए, तो यहाँ पर एलिगेशन का मेथड लगेगा कैसे, वो हमें समझना है। तो साथियों, एलिगेशन का मेथड होता क्या है वो समझ लेते हैं। यहाँ पर दो अलग अलग मूल्य की चीज़ों को हम मिला देते हैं और एक तीसरा मूल्य उससे बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम मान लेते हैं ये P1 प्राइस की चीज़ है, ये P2 प्राइस की चीज़ है। ठीक है, और इन दोनों से कंबाइंड प्राइस बना है एक PC। ठीक है, अब यहाँ पर जो आने वाला है, अब P1 को हमने किस क्वांटिटी में मिलाया है उसे हम लिख लेते हैं Q1। तो इस वाली को P1 को हमने किस क्वांटिटी में मिलाया है, Q1 में मिलाया है। ठीक है, और P2 को हमने मिलाया है Q2 क्वांटिटी में। कितने को? Q2 क्वांटिटी में मिलाया है हमने P2 प्राइस वाली वस्तु को। ठीक है, अब इसको मिलाकर PC बना है हमारा। ठीक है, अब सबसे पहले हमें PC के बारे में पता कर लीजिए। जो कंबाइंड प्राइस बनेगा हमारा, दोनों को मिला के मिश्रण का जो प्राइस बनेगा उसकी क्या विशेषता होगी। उसकी विशेषता ये होगी कि मान लीजिए P1 जो है वो ज़्यादा वाला प्राइस है, ये कम वाला, और P2 जो है वो कम वाला प्राइस है। ठीक है, ये क्या है, ये ज़्यादा वाला है, ये कम वाला है। तो P1 ज़्यादा वाला है तो PC हमेशा क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा। क्या होगा, इन दोनों के बीच में, इस प्राइस P1 के और P2 के बीच में होगा। मान लीजिए ये 100 रुपये है, P1 का मान 100 रुपये है और ये क्या है, ये 60 रुपये है। तो ध्यान रखिएगा, PC ना तो क्या हो सकता है, जो PC आएगा आपका वो ना तो 100 रुपये से अधिक हो सकता, मतलब कि PC जो होगा वो क्या होगा, 100 रुपये से हमेशा कम होगा। क्या होगा, P1 से क्या होगा, हमेशा कम होगा। ना तो 100 रुपये से ज़्यादा हो सकता, ठीक है, और ना ही ये क्या हो सकता, 60 रुपये से कम हो सकता। 60 रुपये से कम नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या होगा, PC क्या होगा, PC बड़ा होगा किससे, P2 से। हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करेगा ये। ठीक है, ये 100 रुपये है और ये कितना, ये 60 रुपये है। तो इसका मान क्या हो सकता है, इसका मान आपका 65 मान लो, इसका 75 हो सकता है, 85 हो सकता है, 81 हो सकता है, 83 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 60 से कम नहीं हो सकता। हमेशा ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है PC का, कंबाइंड जो प्राइस बनता है। सबसे पहली तो ये समझ में आनी चाहिए बात। अब इन सब का क्या कॉन्सेप्ट है, इन सब में क्या संबंध है। तो संबंध ये है कि यदि हमें Q2 निकालना है, यहाँ पर जो क्वांटिटी आएगी वो हमेशा रेशो में बनेगी, ना कि आप इस क्वांटिटी को आप इसकी एक्चुअल वैल्यू मत समझना कि ये एक्चुअल वैल्यू आई है। ये हमेशा रेशो आएगा, आपको इससे रेशो ही बनाना है। कोइंसिडेंसली ये आ सकता है कि आपका एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर आ जाए, वो कोइंसिडेंस होगा, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये Q1 और Q2 का क्या आता है, रेशो बनाना होता है। तो यहाँ पर ये P1 है, तो Q2 का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, ये वाला इधर से इधर चलेगा, इधर से क्या करेगा, इधर चलेगा, और इधर से इधर चलेगा। ठीक है, तो इधर से इधर चलना है, मैंने एरो भी लगा रखे हैं यहाँ पर, किधर से किधर चलना है। तो इधर से हम क्या चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं। मतलब Q2 निकालना है तो आपको P1 में से P1 क्योंकि ज़्यादा है, 100 रुपये मान रखा है, तो आपका माइनस करेंगे हम किसको, PC को। यदि PC को माइनस कर देंगे हम तो क्या जाएगा, हमारे पास Q2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से P2 में से आपने, अब आपको पता है P2 तो PC से कम है क्योंकि ये 60 रुपये मान रखा है, PC इनके बीच की वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, PC में से आप क्या करेंगे, P2 घटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास Q1 की। तो यहाँ पर जो बनेगा फिर Q1 और Q2 का क्या बन जाएगा, रेशो बन जाएगा। तो Q1 रेशो Q2 आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होगा, क्वांटिटी का आपका अनुपात होगा। अब इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को आप जब लगाएंगे तब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इस कॉन्सेप्ट से आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यदि आपको इन पांचों चीज़ों में से 4 चीज़ दी हैं और आपको क्या करना है, एक चीज़ निकालनी है, तो आप इसी फॉर्मूले
को इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, किसी उस एक वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं। वो हम आगे सीखेंगे, जब क्वेश्चन आएंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। फिलहाल आपको ये कुछ बातें जो मैंने समझाई हैं ये समझनी थी। अब हम बात करते हैं कि आज जो प्रॉफिट एंड लॉस के संदर्भ में हम इसको एलिगेशन के मेथड को समझेंगे, वो कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होगा इसके मुकाबले। ठीक है, वैसे हम जब एलिगेशन का चैप्टर करेंगे तब इसको अच्छी तरीके से हर एक तरीके से हम सीख लेंगे। फिलहाल हमें प्रॉफिट एंड लॉस के कंसर्न इसको समझना है, तो देखते हैं कि किस तरह के वहाँ पर क्या क्या हमें समझना है। देखिए यहाँ पर आपको क्या देने वाला है, यहाँ पर आपको दो वस्तुएं देगा, या कुछ ही कुछ वस्तुएं हैं जिसका पहला हिस्सा वो कुछ अलग परसेंट प्रॉफिट या लॉस पर बेचने वाला है, दूसरे हिस्से को दूसरे प्रॉफिट या लॉस पर वो बेचने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देने वाला है, वो आपको परसेंटेज प्रॉफिट देने वाला है। ठीक है, प्रॉफिट फर्स्ट या लॉस फर्स्ट, पहली हिस्से को वो प्रॉफिट या लॉस फर्स्ट पर बेचेगा, कुछ परसेंटेज वो आपको देगा और वो आपको बेचने वाला है यहाँ पर। ठीक है, दूसरे हिस्से को वो P2 या L2% प्रॉफिट या लॉस पर बेचेगा। ठीक है, तो वो ऐसे आपको देगा कि भाई इतने प्रॉफिट पर या लॉस पर हमने बेच दिया इसको, और फाइनली वो क्या करेगा, वो PC या LC प्रतिशत आपको देगा, या आपको निकाले कहेगा कि पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ या पूरे सौदे में उसको कितने प्रतिशत का लॉस हुआ, वो दोनों में से कुछ देगा या पूछेगा आपसे। ठीक है, और वो कहेगा कि भाई आपसे कॉस्ट प्राइस भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपका जो बनने वाला है वो CP फर्स्ट आने वाला है और CP सेकंड का रेशो आने वाला है। यहाँ पर क्यों आने वाला है, क्योंकि ध्यान रखिए प्रॉफिट या लॉस हमें निकालना है, तो ध्यान रखिएगा प्रॉफिट और लॉस का बेस क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस का बेस CP होता है। जब भी वो प्रतिशत देता है आपको 20% दे दिया मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये CP होता है, और ये क्या होता है, जो भी आपको पूछा है प्रॉफिट या लॉस, 20% प्रॉफिट हुआ तो P हो जाएगा ये, और प्रॉफिट लॉस हुआ तो L हो जाएगा ये। तो यहाँ पर जो नीचे का बेस वैल्यू जो है CP है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जब भी ये रेशो बनेगा ये CP ही बनेगा, ना कि इसको आप SP मानेंगे। ठीक है, ना ये आप MP मान सकते हैं इसको हमेशा आपको समझना है कि ये जब भी आएगा, जब भी वो प्रतिशत लाभ या हानि से क्वेश्चन देगा, तब ये CP की वैल्यू आपके पास आएगी, CP का रेशो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होगा। और इसी तरीके से आपको जो मैंने पिछला कॉन्सेप्ट बताया है उसी तरीके से आप कह रहे हैं इसमें से यदि ये ज़्यादा है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा, और ये कम है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा, और आपका रेशो यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा ये, देखते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक निर्माता 20,000 में 2 अलमारियों का निर्माण करता है। उनमें से वह एक को 15% लाभ पर तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचता है। उसे कुल 12% का लाभ होता है। अलमारियों का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो लागत मूल्य पूछा है। ठीक है, A manufacturer builds 2 almirah for 20,000 rupees. He sells 1 almirah at 15% profit and another at 10% profit and gains 12% on both. Find the manufacturing cost of the almirah. तो यहाँ पर 20,000 जो है उनकी कॉस्ट प्राइस है दोनों का कंबाइंड। यहाँ पर कंबाइंड प्राइस दिया है। निर्माता 20,000 रुपये में क्या कर रहा है, 2 अलमारियों का निर्माण करता है। तो इसका मतलब ये है कि 20,000 रुपये उन दोनों का कंबाइंड प्राइस है। हमें क्या करना है, अलमारियों का लागत मूल्य अलग अलग निकालना है। तो यदि हमारे पास अनुपात आ जाए लागत मूल्यों का, तो हमें क्या हो जाएगा, हमारे पास ईजिली हम इनका निकाल सकते हैं प्राइस, एक्चुअल प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा है उसने, एक को तो उसने 15% लाभ पर बेच दिया और दूसरी को उसको 10% लाभ पर बेच दिया। क्या कर दिया, दूसरी को 10% लाभ पर बेच दिया, और फाइनली हुआ क्या, पूरे सौदे पर 12% का लाभ हुआ। तो जो पहला है उसको कितने % पर बेचा, 15% पर बेचा। ठीक है, पहली अलमारी को 15% पर बेच दिया, दूसरी अलमारी को कितने % पर बेचा, 10% पर बेच दिया। ठीक है, दोनों जगह प्रॉफिट है, ध्यान रखिएगा। और फाइनली हुआ क्या, पूरे सौदे में उसको 12% का लाभ हुआ। तो देख लीजिए क्या ये 15 से छोटा है और ये 10 से बड़ा है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है ना। मैंने अभी कहा था आपको कि इन दोनों के बीच में लाई करेगा ये,
जब कंबाइंड जब देखेंगे तो एक पे 15% का लाभ हो गया, एक पे 10% का प्रॉफिट हो गया, तो दूसरे कंबाइंड जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा प्रॉफिट, मतलब 12% का प्रॉफिट होगा कंबाइंड। तो ये हो गया। अब आपको मैंने बताया है कि अब हम इससे क्या करेंगे, सीपी की जो आपको सीपी निकालना है, सीपी का रेशो निकालना है, वो कैसे निकलेगा, ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाएंगे और कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। 15 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, 15 में से आपने क्या कर दिया 12 पहुँचा दिए, तो कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा 12 गए कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो ये किया आपने, तो 15 में से 12 गए बचे 3। इसी तरीके से यदि हम इधर से देखें तो ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाना है, तो 12 में से 10 गए कितने बचेंगे भाई, 12 में से 10 गए तो कितने बचेंगे आपका, परसेंटेज भी लिख सकते हो आप, परसेंटेज लिख लीजिए, 12 में से 10% गए कितना बचेगा, 2% बचेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी तो परसेंट ही आएगा क्योंकि 15% था और 12% था। ठीक है, परसेंट था, ये भी परसेंट था ना, तो परसेंटेज लिख देते हैं हम 3%। ज़रूरत भी नहीं है लिखने की आपको, क्योंकि ये तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, क्योंकि ये मैंने बताया था रेशो आपका आएगा, क्या आएगा, रेशो आएगा। तो 2:3 का अनुपात आ गया। तो पहली चीज़ यदि 2 रुपये की थी तो दूसरी चीज़ कितने की होगी, 3 रुपये की होगी। मैंने बताया था आपको, ये क्या आ जाएगा, ये सीपी फर्स्ट आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, ये सीपी सेकंड आ जाएगा यहाँ से। तो ये 2 रुपये की थी पहली चीज़, तो दूसरी 3 रुपये की होगी, कुल मिला के कितने होगी, 5 रुपये की होगी। कुल मिला के है कितने की, 20,000 रुपये की। तो 5 रुपये वैल्यू को हमें 20,000 बनाना है, 20,000 बनाएंगे तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए 20,000 करना पड़ेगा। तो कितने गुना, 4,000 गुना की, कितना 5 से भाग करके देख लिया हमने 20,000 को, तो कितना आ गया 4,000 गुना, तो 4,000 गुना हो गया। तो पहले का भी 4,000 गुना कर दीजिए और दूसरे का भी 4,000 गुना कर दीजिए। ठीक है, कितना आ गया, ये 12,000 रुपये का कॉस्ट प्राइस था इस अलमारी का, और जो 15% लाभ पर बेची उसका मूल्य जो था 8,000 रुपये था। कितना था, 8,000 रुपये, और 12,000 रुपये कॉस्ट प्राइस था। जो 15% लाभ पर बेची है वो 8,000 रुपये मूल्य था उसका, जो 10% लाभ पर बेची है उसका मूल्य 12,000 रुपये था। कुल मिला के जब हम इनको बेचेंगे तो 12% का आपको कंबाइंड प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा। तो यही करना था, इससे हमने कॉस्ट प्राइस का रेशो निकाल लिया है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कमल 2 पुराने स्कूटर 18,000 रुपये में खरीदता है। उनमें से एक को वह 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचता है। पूरे सौदे में न लाभ होता है और न हानि होती है। स्कूटर का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कमल हैड बोट two old scooters for 18,000 rupees. He sold one scooter at 25% profit and the second one at 20% loss. He neither got nor lost. Find the scooters cost price respectively. तो साथियों यहाँ पर इस बार प्रॉफिट दिया है एक स्कूटर पर उसको, और एक स्कूटर पर उसको लॉस होता है 20% का, और फाइनली दोनों को मिलाकर यदि देखा जाए तो उसको न प्रॉफिट होता है ना ही उसे लॉस होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब ऐसी कंडीशन आती है तो उसको हम मानते हैं उसको 0% प्रॉफिट हुआ है। कितना हुआ है, 0%, तो 0% हम उसको मान लेते हैं। तो यहाँ पर 25% दिया है और 20% क्या है, लॉस है। तो ध्यान रखिएगा, पहला स्कूटर है उसको 25% लाभ पर बेचा है। ठीक है, लाभ है तो यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसने कहा है दूसरा स्कूटर 20% हानि पर बेचा है। हानि वाले में ध्यान रखिएगा, आप माइनस का निशान यहाँ पर लगाना है आपको। हानि को रिप्रेजेंट, देखिए 25% के आगे हमें प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप एज्यूम कर लेते हैं वो प्लस है। 20% के पहले हम माइनस इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये लॉस है, तो लॉस के आगे आपको माइनस लगाना है। ठीक है, माइनस के 20%, ठीक है, प्लस के 20% होते तो उसका मतलब ये था ये प्रॉफिट हो जाता। फाइनली हुआ क्या, उसको इस पूरे सौदे में उसको 0% का प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो 0% के आगे ना तो आपको प्लस लगाने की आवश्यकता है ना माइनस लगाने की आवश्यकता है। ठीक है, अब क्या होता है कि आपको ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाना होता है। तो 25% में से आपने क्या कर दिया है, 25% में से आपने 0% क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो आपके पास क्या आ गया, 25% आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आपने कम वाला कौन सा है, 0% कम होता है या माइनस के 20% कम होता है, तो माइनस के 20% कम होता है। तो 0% में से आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, किसके, माइनस के 20%। तो माइनस के 20% जब माइनस करेंगे आप 0% में से, तो क्या आएगा आपके पास आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के क्या आ जाएंगे, 20%। तो यहाँ पर सीपी फर्स्ट और सीपी सेकंड में क्या आएगा, 20 और 25 का रेशो। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, तो 4:1
5 का क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा हमेशा आपको जब भी लाभ या हानि पर वो दे आपको कि भाई कुछ प्रतिशत लाभ पर बेची या कुछ प्रतिशत हानि पर बेची और फाइनली उसको पूरे सौदे में 0% कोई लाभ या हानि ना हो, तब ध्यान रखिएगा। विशेषकर आप इसके अपोजिट को ही आप इसका रेशो मान सकते हैं। तो 20 को आप यहाँ पर लिखेंगे और 25 को आप क्या करके यहाँ पर लिखेंगे, तो रेशो क्या आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, आपको इस एलिगेशन के मेथड को प्रॉपर यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। तो 4:5 का आ जाता है। तो कुल मिला के 9 रुपये की चीज़ हो गई, कितने में बिकी है, 18,000 रुपये में। कितने में बिकी है, 18,000 रुपये में खरीदी थी। तो कितने गुना आ गया, तो 9 दूनी 18, 2,000 गुना। कितने में खरीदी थी, 18,000 रुपये में। तो 9 दूनी 18, तो पहली चीज़ का जो मूल्य आ गया 2,000 गुना करेंगे तो कितना आ गया, पहली जो वस्तु थी या पहला जो स्कूटर था वो 8,000 रुपये में खरीदा हमने। दूसरा स्कूटर हमने कितने में खरीदा था, 10,000 रुपये में। ठीक है, तो 2,000 गुना कर दिया तो 10,000 रुपये में खरीदा था। तो आपका आंसर क्या आता है, 8,000 और 10,000। तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते थे, जब भी नो प्रॉफिट और नो लॉस होता है और नो ही प्रॉफिट होता है, कोई लाभ या हानि ना हो, तब आप डायरेक्ट क्या करते हैं, अपोजिट लिख सकते हैं, इन वैल्यू को और रेशो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 25% के नीचे आप क्या लिखेंगे, 20% लिखेंगे और 20% के नीचे आप लिखेंगे 25% और उनका रेशो निकाल देंगे। तो पहली चीज़ का और दूसरी चीज़ की कॉस्ट प्राइस में आपका अनुपात आ जाता है डायरेक्ट। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और समझते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 2 रेडियो को 25,000 में खरीदने पर मैंने पहले को 10% लाभ पर तथा दूसरी को 20% लाभ पर बेचा। इस प्रकार मुझे दोनों पर 14% लाभ हुआ। रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 2 रेडियो मैंने 25,000 रुपये में खरीदी हैं। क्या करी हैं, 2 रेडियो 25,000 में खरीदी हैं। बाइंग 2 रेडियोज फॉर 25,000 रुपीज़ आई सोल्ड द फर्स्ट एट प्रॉफिट ऑफ 10% एंड सेकेंड एट द प्रॉफिट ऑफ 20% सच दैट आई गोट 14% ऑन बोथ द रेडियोज। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेडियोज। तो सिंपल क्वेश्चन है, वापस क्या आता है, पहली पर उसको 10% का लाभ हुआ, दूसरी को 20% का लाभ हुआ। पहली पर 10% का लाभ हुआ, दूसरी पर 20% का लाभ हुआ। फाइनली हुआ क्या, दोनों पर लाभ हो रहा है तो दोनों को कंबाइंड देखें तो 14% का लाभ हुआ। तो कंबाइंड 14% आ गया, वेरी गुड। अब क्या होता है, आपको पता है कि इसमें से इसको घटाएंगे, किसको घटाएंगे, 14 पर, ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे तो 14 में से 10 गए, कितने बचेंगे, 4%। ठीक है, 20 में से 14 गए, अब यहाँ से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 6%। ठीक है, 6%। तो 3 अनुपात क्या आ जाएगा, 3:2 का अनुपात आ जाएगा। कुल मिला के 5 रुपये की चीज़ है, दोनों पहली का CP 3 रुपये है तो दूसरी का 2 रुपये। कुल मिला के दोनों का CP 5 रुपये आ गया। कितना है, 25,000। 25,000 है तो कितने गुना है, आपको पता है 5,000 गुना है। ठीक है, 5,000 गुना है तो पहली कितनी हो जाएगी, 5,000 गुना हो जाएगी। कितना आ जाएगा, 15,000। इसमें से काफ़ी हद तक काम तो आप मुँह ज़बानी कर लेंगे, आपको ज़रूरत नहीं है लिखने की, लेकिन मैं तो आपको सिर्फ इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आपको जो नए हैं उनको भी समझ में आ जाए। तो पहली का जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो 15,000 रुपये आएगा रेडियो का। दूसरी का कॉस्ट प्राइस आएगा 10%, और सॉरी 10% कह रहा हूँ, 10,000 रुपये। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से यदि वो आपसे विक्रय मूल्य पूछ ले किसी का भी, तो आपके पास प्रतिशत भी है और आपके पास क्या है, क्रय मूल्य भी है। आप इजीली क्या निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। मान लीजिए 10% लाभ पर बेची, 10 की चीज़ 11 में बेची, तो 15,000 का आप 11/10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 16,500। तो इसका SP जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, SP आ जाएगा 16,500। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर आपसे वो विक्रय मूल्य भी पूछ सकता है। तो पहले आपको CP तक जाना पड़ेगा, उसके बाद आप SP निकाल सकते हैं ईजिली। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गीता ने एक जमीन का टुकड़ा 96,000 रुपये में खरीदा। वह उसका 2/3 6% हानि पर बेचती है। वह शेष भूमि को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे पूरे सौदे में 10% का लाभ हो। गीता बाइज ए प्लॉट ऑफ लैंड फॉर 96,000 रुपीज। ही सेल्स 2/3 of it at a loss of 6%. She want to make a profit of 10% on the whole transaction by selling the remaining land. The gain percent on the remaining land is. तो यहाँ पर उसने उसके कॉस्ट प्राइस दे रखा है। ठीक है, हमें यहाँ पर
कोस्ट प्राइस ना निकालना है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि जो सेकंड पार्ट है, जो दूसरा हिस्सा है 1/3, 2/3 तो उसने 6% हानि पर बेच दिया, अब शेष भाग है 1/3, ठीक है, 3 में से 2 चला गया, 1 रह गया तो 1/3 आ गया, तो 1/3 वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगी, पूरे सौदे में उससे 10% का लाभ हो। तो यहाँ पर हमें कोस्ट प्राइस नहीं पूछा है, यहाँ पर हमें सिर्फ पूछा है कि वो प्रतिशत निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, उसने हिस्सा दे दिया हमें कि कितना कितना हिस्सा, अभी हमें कोस्ट प्राइस की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर देखेंगे क्यों, समझ लेते हैं। पहला हिस्सा 6% हानि पर बेचा है, समझिएगा 6% हानि पर, तो माइनस का निशान लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा हिस्सा वो पूछ रहा है कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, मान लीजिए x% लाभ पर बेचता है, अब ये लाभ है तो इसके आगे प्लस का निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है, x% लाभ है, x की वैल्यू जो है 6% से अधिक है, सिंपल सी बात है। पूरे सौदे पर उसको 10% का लाभ होता है, पूरे सौदे पर कंबाइंड 10% का लाभ होता है, 10% की वैल्यू जो है 6% से ज़्यादा है और x% से कम है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ये इन दोनों के बीच में होगा इसकी वैल्यू, तो 10% से ज़्यादा होगा x%, ठीक है। फाइनली 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ये कि इसको हम क्या करते हैं, कोस्ट प्राइस का रेशो निकाल लेते हैं, कोस्ट प्राइस का रेशो निकाल लेते हैं। किस तरह निकालेंगे वो तो बाद में देखते हैं कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये जो हिस्सा बेचा है ये 2 हिस्सा है, इसने कहा ना 2/3, 3 में से 2 हिस्सा तो क्या कर दिया इसने, 6% लाभ पर बेच दिया। यहाँ पर अनुपात ही तो आता है ना कोस्ट प्राइस का, तो कौन सी चीज कितनी है, ये क्वांटिटी का रेशो आ जाता है। तो 2 हिस्सा है, 3 में से 2 हिस्सा इस पर बेचा और 1 हिस्सा पूछा है कि ये जो एक बचा हुआ, इस 3 में से जो 1 हिस्सा बचा हुआ है ये कितने प्रतिशत, x% लाभ पर बेचेगा, ये कहता है ये। तो आपको पता है क्या, तो यहाँ पर 2:1 आ गया। अब आपको इसको आप इग्नोर कर दीजिए, फिलहाल क्या कर दीजिए, इग्नोर। अब आपको यदि यहाँ पर वैल्यू निकालनी होती तो कैसे निकालते आप, इसकी वैल्यू निकालनी होती तो x% चूंकि ज़्यादा है तो x% में से आप क्या करते, आप 10% क्या करते, घटा देते, x% में से 10% घटाते तो ये वैल्यू आ जाती, ठीक है। और इसके बाद यदि आप इसकी वैल्यू देखें तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू निकालनी थी आपको यहाँ पर, तो 10% में से आप क्या करते, 6% घटाते, तो 10% में से आप क्या कर देते, 10% में से आपने माइनस के 6% क्या करेंगे, आप घटा देंगे, ठीक है। 10% में से माइनस के 6% घटाने, तो माइनस का निशान भी आपको लिखना है। अब आपका जो अनुपात आएगा ये किसके बराबर है, इस अनुपात के बराबर है। तब आप या तो इसको एक के नीचे एक लिख के कर सकते हैं आगे क्वेश्चन को, या आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसकी गुना इसमें कर सकते हैं, इसकी गुना इसमें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या जाता है हमारे पास, आप इस तरीके से कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देख लेते हैं अभी। 10% में से माइनस के 6 गए तो ये 16% बन जाएगा, कितना बन जाएगा, ये 16% बन जाएगा, इसका मान अभी पता नहीं है, ठीक है। ये 16% है तो ये कितना हो जाएगा, आपको पता है ये 1 यूनिट है तो ये कितना है, 2 यूनिट है तो ये 16 है तो कितना हो जाएगा, ये 32% होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो 32% होना चाहिए। तो 32% का मान कैसे होगा, x का वैल्यू क्या रखूं कि ये 32% आए, तो ये क्या आ जाएगा, 42% आना चाहिए। x की वैल्यू में से यदि मैंने 10% घटा दिया तो 32% आना चाहिए। तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या कर दूं, यहाँ पर 42% रखूंगा तो तभी तो 42 में से 10 जाएंगे तो जभी तो 32% आएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 42%, x% बराबर क्या आ गया, 42%। तो 42% क्या करना पड़ेगा, लाभ पर इसको हमें बेचना पड़ेगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं या आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसकी गुना इसमें कर सकते हैं, इसकी गुना आप इसमें कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रेशो इसके बराबर है, तो जब बराबर होता है तो इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके, करके देखिएगा इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसकी आप क्या करेंगे, इसकी गुना इसमें कर देंगे और इस वाले की गुना आप इसमें कर देंगे, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से करेंगे इनकी गुना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। या आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि ये 1% है, 1% की वैल्यू 16 रुपये, 16% है तो 2% की वैल्यू कितनी, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 32% हो जाएगी। तो 32% लाने के लिए आपको x की वैल्यू 42% रखनी पड़ेगी, तभी तो आपका ये 32% बनेगा। तो आपका आंसर आ जाता है 42%। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये जो इसने 2/3 दिया था, ये क्या दिया था, ये
उस हिस्से का अनुपात दिया था। तो 96,000 रुपये में 2/3 हिस्सा उसने बेचा, तो 96,000 से हमें कुछ नहीं करना, इसमें आवश्यकता ही नहीं है, आपको 2/3 हिस्से से मतलब है। सीपी भी 2/3 ही होगा, जब 2/3 हिस्सा बेचा, भाई पूरी भूमि का जो वैल्यू होगी सीपी होगा वो तो 96,000 रुपये है, ठीक है। उसका 2 हिस्सा लोगे तो आप 2/3 निकालोगे, तो जरूरत क्या है, 2/3 आपने क्या करना है, आपको समझ लो ये 2/3 रख लो यहाँ पर, या यहाँ पर 2/3 रख लो, यहाँ 1/3 रख लो। अनुपात निकालोगे तो वही आएगा जो मैंने अभी लिखा है आपका 2:1, ठीक है, कंट्रोल Z। तो ये आपका 42% यहाँ पर आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, समझते हैं अगला क्वेश्चन। मनिंदर ने 2 घोड़ों को प्रत्येक को 40,000 रुपये में खरीदे। उसने एक घोड़े को 15% लाभ पर बेचा, परंतु उसे दूसरे घोड़े को हानि पर बेचना पड़ा। यदि उसको पूरे सौदे में 3600 रुपये की हानि वहन करनी पड़ी हो, तब दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। Maninder bought 2 horses at 40,000 rupees each. He sold one horse at 15% gain, but had to sell the second horse at a loss. If he had suffered a loss of 3,600 rupees on the whole transaction, then the selling price of the second horse is. तो साथियों यहाँ पर दिया है, दोनों का कॉस्ट प्राइस दिया है, घोड़ों का 40,000 रुपये है, दोनों का सेम कॉस्ट प्राइस है। एक घोड़े को 15% लाभ पर बेच देता है, तो एक को तो क्या कर रहा है, वो 15% लाभ पर बेच रहा है। कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है, 15% लाभ पर बेच रहा है। दूसरे को हानि पर बेचना पड़ जाता है, और वही पूछा है कि कितने प्रतिशत हानि पर बेचा है, तो माइनस के मान लेते हैं X% हानि पर उसको बेचा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर परसेंटेज लिखना चाहें, इच्छा है आपकी, नहीं लिखना चाहें तो भी कोई वो नहीं है, तो आप इसको बिना परसेंटेज के भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 15% लाभ हुआ और X% हानि हुई, तो माइनस के X% की उसको हानि हो गई है, ठीक है। उसे दूसरे घोड़े को हानि पर बेचना पड़ा, 3600 रुपये का उसको होल ट्रांजैक्शन पर क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो आपको लॉस निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालनी है, उसको टोटल लॉस कितना हुआ है। टोटल लॉस हुआ 3600 रुपये का, कितने पर हुआ है, एक घोड़ा 40 का था, 2 घोड़े 80 के थे, 80,000 रुपये पर, ठीक है। गुना 100 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट नहीं आने वाला ना, तो इसलिए तो हम क्या करते हैं, 20 से 20 से 20 और आपका 4 दूनी 8, 4 9 36, तो 4.5%, कितने परसेंट का लॉस हो गया, 4.5% का उसको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। कुल मिला के उसको 4.5% का होल ट्रांजेक्शन लॉस हुआ है। तो यहाँ पर लॉस हुआ है 4.5% का। अब 4.5% को आपको क्या लिखना है, माइनस में लिखना है। आपको पता है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस में लिखना है। यहाँ पर परसेंटेज का निशान यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत भी नहीं है आपको करने की। अब आपको पता है क्या, आपको पता है यदि इसमें से आप ज़्यादा कौन सा है, ये तो प्रॉफिट है, चूँकि 15% क्या था, प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट है, तो इसमें 4.5 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो 15 में से 4.5 चले जाएंगे तो आपको कितना बचेगा 15 में से आपको पहुँचाना है माइनस के 4.5, क्या करने हैं आपको, घटाने हैं, ठीक है। तो 15 में से आपने माइनस का चिन्ह आपको लगाना ही है। 15 में से ये चीज़ घटेगी तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ पर देखें इनमें से ज़्यादा कौन होगा, तो आपको नॉर्मल सी बात है, 15 और माइनस के x के बीच में रिलाई करेगा, तो मतलब 4.5 जो है माइनस के, ये माइनस के x से ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, तो माइनस के 4.5 में से आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे x को, माइनस करेंगे माइनस के x को ना, माइनस करेंगे इसमें से माइनस के x को, ठीक है। इसमें से आपको क्या घटाना है, इसमें से आपको ये घटाना है, ऐसे समझ सकते हो आप इसको। अब आपको पता है क्या, जो कॉस्ट प्राइस का अनुपात है, दोनों कॉस्ट प्राइस बराबर हैं, तो इसका मतलब अनुपात पे क्या आएगा, हमें तो पता है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 1:1 आ जाएगा। मतलब कि जब 1:1 आया तो इसको हम डायरेक्ट क्या रख सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। तो डायरेक्ट बराबर रख सकते हैं। तो आप देखिए 4.5 है, 4.5 में से आपने माइनस x हो गया, तो माइनस के 4.5 प्लस x बराबर आपका क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा ये 15 में से आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 19.5। तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, इधर प्लस में चला जाएगा, तो 9 और 4 ये 24%। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 24 क्या है, ये 24% है, ठीक है। तो x का मान आ जाता है 24%। अब हम यहाँ पर परसेंटेज का निशान लगा देते हैं अपनी तरफ से, हमने नहीं लगाया था क्योंकि हमें बार बार लिखना पड़ता, ठीक है। अब 24% आपका x का मान आ गया, तो 24% क्या है, लॉस है। अब आप पूछा क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड हॉर्स।
तो सेकंड हॉर्स को 24% के लॉस पर बेचा। तो आपको सेकंड हॉर्स का निकालना है, तो लॉस परसेंटेज आपकी कितनी है, 24%। लॉस परसेंट है आपकी 24% का मतलब कितना होता है, ठीक है, 24% का मतलब होता है आपका 6/25। कितना होता है, 6/25। मतलब जो चीज़ 25 की थी वो कितने में बिकेगी, तो इसको नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं। 25 की चीज़ कितने में बिकेगी, 25 की चीज़ बिकेगी आपकी, जो 25 की थी वो बिकेगी 19 रुपये में। कितने रुपये में, 19 रुपये में। 25 में 6 का लॉस हो गया, तो 25 की चीज़ 19 में बिक गई। कितने गुना है, 40,000 कितने गुना होता है, कितने गुना होता है, 1600 गुना। कितना होता है, 1600 गुना। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 1600 गुना हो जाएगा। तो 1600 गुना करेंगे, 00, 16 निम्न 144, 14, 16 एकम 16, 14, 30,400 आपका क्या आ जाएगा, सेकंड हॉर्स का सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कर लेंगे यहाँ पर इजीली। आई होप साथियों आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपको मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।